बहुत पहले की बात है। एक बड़े राज्य में एक न्यायप्रिय राजा हुकूमत करता था। उसके 4 बेटे थे और वो सभी से एक ही तरह का प्रेम करता था। राजा अब बूढ़ा हो चुका था और समय आ गया था कि वो अपनी आखिरी सांस लेने से पहले अपने बेटों को कुछ जरूरी बातें बताए। राजा अपने बिस्तर पर लेटे हुए उसने अपने चारों बेटों को पास बुलाया और कहा, मेरे प्यारे बेटों, मेरी जिंदगी का सफर अब खत्म होने को है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जाने से पहले तुम्हें वो बातें बताऊं जो तुम्हारे जीवन और इस राज्य के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। बेटों ने कहा, पिताजी कृपया बताइए, आपकी सीख हमारे लिए अनमोल होगी। राजा ने कहा, पहली बात ये कि ये जो सारा राज्य है ये सबसे बड़े बेटे का है। दूसरी बात ये कि तुम्हारे छोटे भाई तुम्हारी दाहिनी बाजू है, उन्हें हमेशा भाई बनाकर रखना। तीसरी बात ये कि हमारा राज्य प्रजा के सिर पर टिका हुआ है, इसलिए प्रजा को अपने बेटे की तरह समझना और उन पर हमेशा नजर बनाए रखना। भेष बदलकर उनके बीच जाकर खुद उनकी स्थिति का पता करते रहना। ध्यान रखना कि हमारा राज्य कैसे चल रहा है। और एक बात और, जब भी शिकार पर जाओ 4 कोस से ज्यादा दूर मत जाना। 5 कोस की सीमा को कभी पार मत करना। ये हमें हमारे दादाओं से सिखाया गया है। राजा ने ये बातें कहने के बाद अपनी आखिरी सांस ली और पूरा महल गम में डूब गया। राजा की मृत्यु के बाद बड़े राजकुमार ने गद्दी संभाल ली। कुछ समय तक सब कुछ ठीक चलता रहा। चारों भाई साथ मिलकर राज्य का ध्यान रखते और कभी कभी शिकार पर भी जाया करते। एक दिन चारों भाई अपने घोड़ों पर सवार होकर जंगल में शिकार के लिए निकल पड़े। हर बार की तरह वे 4 कोस दूर तक गए, लेकिन इस बार उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। चारों इधर उधर देखने लगे, लेकिन जंगल में ना तो हिरण देखा ना कोई और जानवर। तब उनमें से एक भाई बोला, आज तो यहाँ कुछ भी नहीं मिला, हमें और आगे जाना चाहिए। बड़ा राजकुमार तुरंत बोला, नहीं, हमारे पिताजी ने साफ साफ कहा था कि 4 कोस से आगे नहीं जाना है। ये हमारे दादाओं का नियम है और हमें इसका पालन करना चाहिए। लेकिन छोटे भाइयों को ये बात अच्छी नहीं लगी। सबसे छोटे राजकुमार ने कहा, भैया ये तो सिर्फ एक पुरानी बात है, हमें इसे मानने की कोई जरूरत नहीं। अगर हम आगे जाएंगे तो हमें जरूर कोई शिकार मिल जाएगा। इतने बड़े जंगल में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो जरूर कुछ मिलेगा। पिताजी ने शायद यूं ही कह दिया होगा। तीसरे भाई ने भी कहा, अगर हम डरते रहे तो कभी पता नहीं चलेगा कि वहां क्या है। चलो कुछ दूर और चलते हैं। बड़े राजकुमार को मन ही मन ये अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन छोटे भाइयों के बार बार कहने पर उसे मानना पड़ा। उसने कहा, ठीक है, लेकिन हम ज्यादा दूर नहीं जाएंगे और सावधान रहेंगे। फिर चारों राजकुमार अपने घोड़ों को आगे बढ़ाने लगे तो अचानक घने पेड़ों के बीच से उन्हें एक खूबसूरत मगर सुनसान सा महल दिखाई दिया। लेकिन अजीब बात यह थी कि वहां कोई हलचल नहीं थी, ना कोई सैनिक ना कोई सेवक, बस एक अलग शांति थी। चारों राजकुमार अपने घोड़ों से उतर गए और दूर से महल को ध्यान से देखने लगे। तभी सबसे छोटे राजकुमार ने कहा, आप तीनों यहीं रुकिए, मैं अकेला अंदर जाकर देखता हूं कि इस महल में क्या है। अगर कोई खतरा हुआ तो मैं अकेला फंसूंगा, लेकिन आप लोग बच जाएंगे। इस तरह हम सब खतरे में नहीं पड़ेंगे। दूसरे राजकुमार ने कहा, यह बहुत खतरनाक हो सकता है, हम सब साथ चलते हैं। छोटा भाई बोला, नहीं, अगर हम सब एक साथ गए और कुछ हुआ तो कोई भी वापस नहीं जा पाएगा, इसलिए मुझे अकेले जाने दो, मैं सब पता करके आता हूं। बड़े भाई ने कहा, ठीक है, लेकिन सावधान रहना। छोटे राजकुमार ने सिर हिलाया और हिम्मत के साथ अपने घोड़े पर महल की ओर बढ़ा। छोटे राजकुमार ने अपने घोड़े पर सवार होकर महल के चारों ओर चक्कर लगा दिए, पर उसे कहीं कोई दरवाजा या खिड़की नहीं मिली जिससे वो अंदर जा सके। महल एकदम सुनसान लग रहा था, मानो कोई इसमें रहता ही ना हो। वो सोचने लगा, इतना बड़ा महल और एक भी दरवाजा नहीं, ये कैसे हो सकता है। छोटे राजकुमार ने चारों ओर देखा और उसकी नजर एक बुढ़िया पर पड़ी जो पास के एक तालाब के किनारे खड़ी थी। राजकुमार घोड़े से उतरा और उसके पास गया। राजकुमार ने पूछा, दादी जी, ये महल कैसा है? इसके अंदर जाने का कोई रास्ता क्यों नहीं दिख रहा? और इसमें कौन रहता है? दादी ने कहा, बेटा, इसमें एक सुंदर राजकुमारी रहती है। महल के बाहर जो पेड़ है, उस पेड़ के पास जाओ, उसमें एक ढोल लटक रहा होगा। जब तुम उस ढोल को एक बार बजाओगे तो महल का एक दरवाजा खुलेगा, लेकिन अगर तुम उसे 2-3 बार बजाओगे तो महल के सभी दरवाजे खुल जाएंगे। राजकुमार ने वैसा ही किया जैसा बुढ़िया ने बताया था। उसने अपने घोड़े को पेड़ के पास बांध दिया और धीरे धीरे उस जगह पहुंचा जहां ढोल रखा था। जैसे ही उसने ढोल बजाया, महल का एक बड़ा दरवाजा खुलने लगा।
राजकुमार ने हिम्मत की और अंदर चला गया। राजकुमार धीरे धीरे कमरों को देखते हुए आगे बढ़ता गया। एक के बाद एक कमरे पार करने के बाद वो आखिर में एक आखिरी कमरे तक पहुंचा। जैसे ही उसने उस कमरे का दरवाजा खोला, उसकी आंखें हैरत से फैल गई। वहां एक बेहद सुंदर लड़की बैठी हुई थी। वो किसी अप्सरा की तरह लग रही थी। राजकुमार तो उसे देखते ही मोहित हो गया। फिर लड़की ने पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं एक राजकुमार हूं। लेकिन तुम कौन हो? मैं एक राजकुमारी हूं। मैं अभी तक कुमारी हूं और मैं शादी उसी से करूंगी जो मेरी एक पहेली सुलझा देगा। अगर पहेली सुलझा देगा तो ठीक है, लेकिन अगर उत्तर गलत हुआ तो मेरी दूसरी शर्त यह है कि उसका सिर सर से अलग कर दिया जाएगा। उसने कहा, ठीक है, मैं इस पहेली को जरूर सुलझा दूंगा। लड़की ने कहा, सोच लो, अभी भी समय है। तुमसे पहले भी बहुत से राजकुमार आए थे, लेकिन कोई भी मेरी पहेली हल नहीं कर सका। बहुत लोगों के सिर काट चुकी हूं। उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं राजा का बेटा हूं, मैं जरूर पहेली सुलझा लूंगा। लड़की ने कहा, ठीक है, यहाँ एक बर्तन रखा हुआ है, इसमें मैं पानी भरूंगी। इसके नीचे एक छोटा सा छेद है जिससे धीरे धीरे पानी टपकता जाएगा। जब तक ये पानी खत्म नहीं होता तब तक तुम्हारे पास मेरी पहेली का उत्तर देने का समय है। जैसे ही पानी खत्म होगा और तुम उत्तर ना दे पाए तो तुम्हारा सिर काट दिया जाएगा। राजकुमारी ने बर्तन में पानी भर दिया और पानी धीरे धीरे नीचे बने छेद से टपकने लगा। राजकुमार पहेली सुलझाने में जुट गया। उसने बहुत दिमाग लगाया, हर पहलू पर सोचा, लेकिन कोई सही उत्तर नहीं सूझा। समय बीतता गया और पानी धीरे धीरे कम होता गया। राजकुमार की चिंता बढ़ने लगी, लेकिन फिर भी वो उत्तर नहीं ढूंढ पाया। आखिरकार बर्तन पूरी तरह खाली हो गया। जैसे ही पानी की आखिरी बूंद गिरी, राजकुमारी ने बिना किसी भाव के कहा, तुमने समय पर उत्तर नहीं दिया, अब तुम्हें अपने किए का परिणाम भुगतना होगा। ये कहते ही राजकुमारी ने तलवार उठाई और एक ही बार में राजकुमार का सिर धड़ से अलग कर दिया। राजकुमार के तीनों भाई महल से दूर इंतजार कर रहे थे। वे घोड़ों के पास खड़े होकर छोटे भाई की राह देख रहे थे। समय बीतता गया, लेकिन छोटा भाई लौटकर नहीं आया। जब बहुत देर हो गई तो तीसरे नंबर का राजकुमार बेचैन हो गया। उसने कहा, बहुत समय हो गया, हमारा छोटा भाई अभी तक नहीं लौटा। मैं अंदर जाकर देखता हूं कि क्या हुआ। ठीक है, लेकिन जल्दी आना, तीसरे भाई ने कहा। महल में घुसने से पहले ठीक वैसे ही किया जैसे छोटे भाई ने किया था। महल के चारों ओर 4 चक्कर लगाए। उसने हर तरफ दरवाजा खोजा, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला। तभी उसकी नजर पास के तालाब के किनारे खड़ी एक बूढ़ी औरत पर पड़ी। वह धीरे धीरे उसके पास गया और पूछा, दादी जी, इस महल में जाने का रास्ता क्यों नहीं मिल रहा और अंदर कौन रहता है? दादी ने कहा, यह महल एक राजकुमारी का है। अगर तुम्हें अंदर जाना है तो उस पेड़ के पास जाओ, वहां एक ढोल मिलेगा, उसे बजाने से दरवाजा खुल जाएगा। तीसरे भाई ने भी वही किया। उसने घोड़ा पेड़ के पास बांधा, ढोल बजाया और जैसे ही दरवाजा खुला वह अंदर चला गया। वो एक एक करके सभी कमरों को पार करता गया, लेकिन जब वह अंतिम कमरे में पहुंचा तो वहां की हालत देखकर उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने अपने दोनों भाइयों की लाशें देखीं, जिनके सिर धड़ से अलग पड़े थे। गुस्से से तिलमिलाते हुए उसने राजकुमारी से कहा, तुमने ये क्या किया? मेरे दोनों भाइयों को क्यों मारा? ये मेरी शर्त थी, उन्होंने मेरी पहेली हल नहीं की, इसीलिए उन्हें मरना पड़ा। अगर तुम भी मुझसे विवाह करना चाहते हो तो तुम्हें भी मेरी पहेली का उत्तर देना होगा, लेकिन अगर तुम असफल हुए तो तुम्हारा भी वही अंजाम होगा जो तुम्हारे भाइयों का हुआ। छोटे भाई ने कहा, ठीक है, मैं ये चुनौती कबूल करता हूं। अब बताओ, क्या है तुम्हारी पहेली? तो बताओ। राजकुमारी ने कहा, रानी ने राजा विक्रम के साथ क्या किया और राजा विक्रम ने रानी के साथ क्या किया? राजकुमारी ने फिर वही बर्तन में पानी भरा और कहा, जब तक ये पानी खत्म नहीं होता तुम्हारे पास उत्तर देने का समय है। अगर पानी खत्म होने तक तुम जवाब न दे सके तो तुम्हारी भी मौत निश्चित है। तीसरा राजकुमार भी सोचने लगा, लेकिन उत्तर नहीं ढूंढ पाया। धीरे धीरे पानी खत्म होता गया और अंत में जब बर्तन की आखिरी बूंद गिर गई तो राजकुमारी ने अपनी तलवार उठाई और एक ही वार में दूसरे राजकुमार का सिर भी धड़ से अलग कर दिया। जब कोई भी भाई वापस नहीं लौटा तो बड़े राजकुमार ने अंदर जाने का फैसला किया। जब वह गया तो उसे अपने भाइयों के घोड़े बाहर बंधे दिखे, लेकिन उनमें से कोई भी लौटकर नहीं आया था। ये देखकर उसके मन में चिंता और गुस्सा दोनों आ गए। उसने भी महल के 4 चक्कर लगाए, लेकिन कोई दरवाजा नहीं मिला। फिर उसकी नजर तालाब के पास खड़ी वही बूढ़ी औरत पर पड़ी। वो तेजी से उसके पास पहुंचा और गुस्से से पूछा, दादी,
मेरे तीनों भाई यहाँ आए थे, उनके घोड़े तो यहीं खड़े हैं, लेकिन वे खुद कहाँ चले गए? क्या तुम कुछ जानती हो? दादी ने कहा, हाँ, वे महल के अंदर हैं। राजा को यह सुनकर और शक हुआ। उसने फिर पूछा, लेकिन अंदर जाने का कोई रास्ता तो दिख नहीं रहा, क्या कोई दरवाजा है? दादी ने कहा, हाँ, उस पेड़ के पास एक ढोल रखा है, जब तुम उसे बजाओगे तो महल के दरवाजे खुल जाएंगे। अब राजा को गहरा शक हो गया कि यहां कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, ये बूढ़ी औरत जरूर कुछ जानती है, लेकिन मुझे सच नहीं बता रही। गुस्से में आकर राजा ढोल उठा लाया और जोर से बूढ़ी औरत के सिर पर दे मारा। राजा ने तलवार निकाल ली और उसकी गर्दन पर रखकर गरजते हुए कहा, अब जल्दी से सच सच बता, अंदर कौन है, वहां कैसी चीजें हैं और मेरे भाई कहां हैं? सब कुछ अभी के अभी बता दो, वरना तुम्हारी भी जान नहीं बचेगी। बूढ़ी औरत डर गई। राजा की तलवार उसकी गर्दन पर थी और वह कांपने लगी। वह डरते हुए बोली, महाराज, मुझ पर दया करें, मैं सब सच सच बता दूंगी। राजा ने कहा, जल्दी बोलो, अंदर कौन है और वहां क्या हो रहा है? बूढ़ी औरत ने कहा, महल के अंदर एक राजकुमारी रहती है, लेकिन वो कोई साधारण राजकुमारी नहीं, बल्कि एक जादूगरनी है। वो हर आने वाले राजकुमार को विवाह का प्रस्ताव देती है, लेकिन पहले उन्हें उसकी एक पहेली हल करनी होती है। अगर वे सही उत्तर दे देते हैं तो वह उनसे विवाह करेगी, लेकिन अगर वे असफल होते हैं तो उनकी गर्दन धड़ से अलग कर देती है। राजकुमार ने कहा, मेरे तीनों भाइयों के साथ भी यही हुआ है ना? बूढ़ी औरत ने कहा, हाँ महाराज, उनके सिर काट दिए गए हैं। राजकुमार ने कहा, और वो पहेली क्या है, जल्दी बता। राजकुमारी की पहेली ये है, रानी ने राजा विक्रम के साथ क्या किया और राजा विक्रम ने रानी के साथ क्या किया। अगर तुझे अपनी जान बचानी है तो सच सच बता, इस पहेली का उत्तर क्या है? बूढ़ी औरत ने कहा, महाराज, सच कह रही हूं, मुझे इसका उत्तर नहीं पता। चाहे आप मुझे मार ही क्यों ना दे, मैं कुछ नहीं बता सकती। लेकिन महाराज, मैं एक और बात बताना चाहती हूं। यहां से 100 कोस दूर राजा विक्रम का राज्य है। अगर आपको इस पहेली का उत्तर चाहिए तो वहां जाकर पता लगा सकते हैं, शायद वही आपको सही उत्तर बता सके। राजकुमार ने कहा, ठीक है, अगर इस पहेली का उत्तर वहीं मिल सकता है तो मैं वहां जरूर जाऊंगा। राजा उस राज्य की ओर निकल पड़ा। राजा बहुत थका हुआ था। एक तो सफर लंबा था, ऊपर से अपने भाइयों की मौत का गम। उसका दिल टूट चुका था, इसीलिए वो एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेट गया और गहरी नींद में सो गया। पेड़ की डालियों पर कबूतर के छोटे छोटे बच्चे बैठे थे। कुछ देर बाद वहां एक भयंकर सांप आ गया। वो धीरे धीरे पेड़ की ओर बढ़ रहा था। कबूतर के बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे। चीख पुकार सुनकर राजा की नींद खुल गई। उसने आंखें खोली तो देखा कि एक लंबा सांप ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। राजा को गुस्सा आ गया। उसने झट से अपनी तलवार निकाली और सांप के 2 टुकड़े कर दिए। सांप मलते ही जमीन पर गिर पड़ा और राजा ने चैन की सांस ली। वो फिर से सो गया। थोड़ी देर बाद कबूतर का बाप उड़कर आया और उसने पेड़ के नीचे मरा हुआ सांप देखा तो उन्हें सब समझ आ गया। कबूतर ने सोचा, ये जरूर हमारे बच्चों को खाने आया होगा और इस अजनबी ने हम बच्चों की जान बचा ली है। ये हम पर बहुत बड़ा एहसान है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। वे दोनों राजा के पास गए। इस बीच राजा भी नींद से जाग गया और उन्हें अपने पास खड़ा देखकर चौंक गया। कबूतर ने राजा से विनम्र स्वर में पूछा, हे वीर योद्धा, आपने हमारे बच्चों को बचाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अब आप हमें बताइए, हम आपके दुख दर्द को कैसे दूर कर सकते हैं? राजा बोला, जो मेरी तकलीफ है उसे ना तो तुम दूर कर सकते हो और ना ही उसका हल बता सकते हो। मेरे 3 भाई मरे पड़े हैं। एक राजकुमारी ने मेरे सामने एक अनोखी पहेली रखी है और मैं बस उसका उत्तर ढूंढ रहा हूं। कबूतर ने राजा से कहा, महाराज, ये पहेली तो हमें नहीं पता, लेकिन आपने हमारे बच्चों की जान बचाई है। ये बहुत बड़ा एहसान है, हमें भी आपके लिए कुछ करना चाहिए। राजा ने कहा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया हुआ है, बस मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचना है। कबूतर ने सोचा और फिर कुछ सफेद चमकते हुए पंख अपनी चोंच से निकालकर राजा की ओर बढ़ा दिए। महाराज, ये मेरे पंख हैं, अगर कभी भी आप किसी मुसीबत में फंस जाएं, तो बस इन पंखों को आग में जला देना, उसी समय मैं आपकी मदद के लिए हाजिर हो जाऊंगा। राजा ने कबूतर का धन्यवाद किया और बोला, अगर कभी संकट में पड़ा तो तुम्हें जरूर याद करूंगा। इसके बाद राजा अपने घोड़े पर सवार होकर राजा विक्रम के राज्य की ओर चल पड़ा। रात होते होते राजा विक्रम के राज्य में पहुंच गया। सफर लंबा और थका देने वाला था, इसीलिए उसने एक धर्मशाला में रुककर रात बिताने का फैसला किया। सुबह होते ही वो जल्दी से तैयार हुआ
और अपने घोड़े पर सवार होकर विक्रम के महल की ओर चल पड़ा। राजा सीधा महल के भीतर चला गया। राजा दरबार में पहुंचा। जैसे ही राजा विक्रम ने उसे देखा, वो तुरंत समझ गया कि सामने खड़ा व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि किसी बड़े राज्य का राजा है। इसीलिए उसने आदरपूर्वक उसका स्वागत किया और बोला, हे राजन, आपका हमारे राज्य में स्वागत है। पहले आराम कीजिए, खाना खाइए, फिर हम आपकी यात्रा की वजह जानेंगे। राजा पहले से ही थका हुआ था, इसीलिए उसने आदरपूर्वक खाना खाया। फिर दोनों राजाओं ने साथ में महल के सुंदर बगीचे की ओर चल पड़े। राजा बोला, तो आप ही राजा विक्रम? राजा विक्रम बोला, हाँ, मैं ही राजा विक्रम हूं। लेकिन ये सवाल क्यों पूछा राजन? फिर राजा बोला, तो फिर आप मुझे ये बताइए, रानी ने आपके साथ क्या किया और आपने रानी के साथ क्या किया? राजा विक्रम बोला, अगर तुम ये सवाल ना पूछो तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, लेकिन अगर तुम इसे पूछोगे तो तुम्हारी जान को खतरा होगा। राजा बोला, मैं ये सवाल जरूर पूछूंगा, लेकिन पहले मुझे ये बताइए कि इसमें खतरा क्यों है? राजा विक्रम बोला, मैं तुम्हें इसका उत्तर तो दे दूंगा, लेकिन इसके बदले मुझे तुम्हारा सिर चाहिए। राजा ने गहरी सोच में पड़ते हुए विचार किया, अगर ये मेरा सिर काट देगा तो मैं अपने भाइयों को कैसे जिंदा करूंगा? मुझे कुछ ना कुछ चाल चलनी होगी। फिर राजा बोला, ठीक है, अगर उत्तर देने के बाद तुम मेरा सिर तो ले लेना, लेकिन पहले मुझे सच बताओ। तब राजा विक्रम बोला, मेरी शादी के बाद रोज यही नियम था, दरबार से लौटकर खाना खाता, फिर रानी से बातें होती और हम अपने अपने कमरे में चले जाते। वो गहने उतार कर सोती और मैं थका होने के कारण जल्दी सो जाता। लेकिन एक दिन शिकार के दौरान गिरने से मेरे सिर पर चोट लग गई। महल लौटने पर रानी हमेशा की तरह आई, लेकिन इस बार वो पूरे श्रृंगार में थी। उसने बातें की और फिर अपने कमरे में चली गई। उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। रानी ने सोचा कि मैं सो चुका हूं, लेकिन सिर की चोट के कारण मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने देखा वो चुपचाप उठी, गहने और श्रृंगार दोबारा किया, फिर महल से निकलकर जंगल की ओर चल पड़ी। मुझे शक हुआ, लेकिन मैं चुप रहा और तलवार लेकर पीछा किया। मेरा वफादार कुत्ता भी साथ था। रानी जंगल में एक कुटिया तक पहुंची जहां एक रहस्यमयी आदमी खड़ा था। उसने गुस्से से रानी को थप्पड़ मारा और पूछा, आज इतनी देर क्यों हो गई? ये देख मेरा खून खौल उठा। मैंने तुरंत तलवार निकाल ली, लेकिन तलवार की चमक पड़ते ही आदमी समझ गया कि मैं सब जान चुका हूं। जैसे ही साधु को मेरी मौजूदगी का एहसास हुआ, वो सतर्क हो गया। मैंने बिना देर किए तलवार से वार किया, लेकिन वो तेजी से बच निकला। रानी भी घबरा गई थी। आदमी गुस्से से बोला, राजा, अब तुम यहां तक पहुंच गए, लेकिन तुम्हारी मौत तय है। मैंने गरज कर कहा, धोखेबाज, मेरी ही रानी को मुझसे छीनने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने फिर वार किया, लेकिन उसने एक मंत्र पढ़ते ही आग की लपट छोड़ी। मैं किसी तरह बचा और तभी मेरा कुत्ता गुर्राते हुए उस पर झपट पड़ा। आदमी का ध्यान भटकते ही मैंने पूरी ताकत से तलवार चलाई। वार सीधा उसके सीने के आर पार हो गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। मैंने उस समय रानी से कुछ नहीं कहा और उसे चुपचाप महल ले आया। अगले दिन मैंने दरबार बुलाया और पूरी प्रजा के सामने रानी के विश्वासघात का खुलासा किया। मैंने सबको बताया कि कैसे वो मुझे धोखा देकर हर रात आदमी के पास जाती थी। ये सुनकर सभी हैरान और गुस्सा थे। फिर मैंने आदेश दिया कि महल के आंगन में गहरी खुदाई की जाए। जब गड्ढा तैयार हो गया तो मैंने रानी से आखिरी बार पूछा, अगर तुम्हारे पास अपने बचाव में कुछ कहने को है तो कह दो। लेकिन वो सिर झुकाए खड़ी रही, जानती थी कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। मेरे इशारे पर सैनिकों ने उसे गड्ढे में ढकेल दिया और मिट्टी डालनी शुरू कर दी। धीरे धीरे जमीन उसके घुटनों, कमर और फिर कंधों तक भर गई। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था, लेकिन अब उसे अपने गुनाहों का एहसास हो चुका था। देखते ही देखते वो मिट्टी में समा गई। दरबार में सन्नाटा था, लेकिन प्रजा को लगा कि न्याय हुआ है। मैंने ऐलान किया कि अब हमारे राज्य में कोई भी अपने जीवन साथी के साथ विश्वासघात नहीं करेगा, वरना उसका अंजाम भी यही होगा। तब राजा विक्रम बोला, अब तुम समझ गए होगे कि रानी ने मेरे साथ क्या किया और मैंने रानी के साथ क्या किया। जी महाराज, मैं समझ गया। अब तुमने अपना उत्तर पा लिया। जैसे कि शर्त थी, अब अपना सिर मुझे सौंप दो, लेकिन उससे पहले अगर तुम कुछ खाना या पीना चाहते हो तो तुम्हें अंतिम अवसर दिया जाता है। राजा बोला, मुझे मृत्यु से भय नहीं, परंतु अंतिम समय में मैं अपने पूर्वजों की पूजा करना चाहता हूँ। कृपया एक आग तैयार करवाइए जिससे मैं अपनी कुल परंपरा का अंतिम हवन कर सकूं। राजा ने आदेश दिया कि जल्दी ही महल की छत पर एक आग तैयार किया जाए। महल के पुजारी को बुलाया गया। जैसे ही उसने आग की तरफ हाथ बढ़ाया, उसने गुप्त रूप से अपने वस्त्र में छिपाए कबूतर के पंखों को आग में डाल दिया। जैसे ही पंख जलने लगे, अचानक देखते ही देखते वो कबूतर हाजिर हो गया। कबूतर ने राजा को अपने पंखों से उठाया और बिजली की गति से वहां से दूर ले गया। राजा विक्रम और उसके सैनिक जब तक कुछ समझ पाते, तब तक राजा उनकी आंखों से ओझल हो चुका था। राजा अपने घोड़े के पास आया और कबूतर का शुक्रिया अदा किया और जल्दी ही वापस लौट गया।
फिर वो वापस वहां पहुंचा और बुढ़िया से बोला, अब बताओ ये दरवाजा कैसे खुलेगा। बुढ़िया बोली, ये ढोल बजाओ। राजा ने उसे बजाया और दरवाजे खुल गए। राजा अंदर गया और देखा कि उसके तीनों भाई मरे पड़े हैं। राजकुमारी ने राजा से कहा, मुझसे शर्त लगाओ, अगर मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो मैं तुम्हारा सिर काट दूंगी। शर्त लगा ली गई। बर्तन में पानी डाल दिया गया। जब शर्त लग गई तो राजा विक्रम से सुनकर आया था वो सब बता दिया। राजकुमारी ने राजा का उत्तर सुनकर सिर झुका लिया और कहा, ठीक है, अब मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। पहले तुम उन सभी लोगों को जीवित करो जिन्हें तुमने मारा है, फिर मैं शादी के बारे में सोचूंगी। क्योंकि राजकुमारी असल में एक जादूगरनी थी। उसने अपने जादू से सभी मरे हुए राजकुमारों और अन्य लोगों को जीवित कर दिया। जैसे ही वे सब जीवित हुए, राजा ने बिना कोई देरी की अपनी तलवार निकाली और एक ही बार में जादूगरनी का सिर धड़ से अलग कर दिया। जादूगरनी के मरते ही सारा महल गायब हो गया। बुढ़िया भी वहीं मर गई। अब वहां कुछ भी नहीं बचा था सिवाय चारों भाइयों के, जो अपने घोड़ों पर सवार होकर अपने राज्य की ओर रवाना हुए। इसीलिए कहा जाता है कि बुजुर्गों की कही हुई बातें और आम के फल का स्वाद बाद में पता चलता है। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल